Chapter 6 Population. Population is the pivotal element in social studies. ठीक, and it is the point of reference from which all other elements are observed and from which they derive significance and meaning. Resources, calamities and disasters are all meaningful only in relation to human beings. ठीक, रिसोर्सेज, कलामिटी, डिजास्टर जो भी है सबका तभी तक मीनिंग है जब तक ह्यूमन बींग से रिलेटेड है. ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज. देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन ए कंट्री, वेयर डू दे लिव, हाउ एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग एंड वाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक. समझना हम लोग को ही ज़रूरी है. पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इंडिया पॉपुलेशन एज ऑन मार्च 2011 स्टूड एट 1210.6 मिलियन. 1210.6 मिलियन, इसका मतलब कितना हुआ? 1.21 बिलियन. 1.21 बिलियन हुआ. ठीक, वर्ल्ड पॉपुलेशन है. इट अकाउंट्स टू 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. यह जो है पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.5% है. इंडिया का पॉपुलेशन 1.21 बिलियन है. These 1.21 billion people are unevenly distributed over our country vast area of 3.28 million स्क्वायर किलोमीटर. और यह 1.21 बिलियन पीपल जो है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे कंट्री में, और हमारे कंट्री का एरिया है 3.28 मिलियन. इस 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में ये 1.21 बिलियन पॉपुलेशन जो है फैला हुआ है. और 3.28 मिलियन जो है एरिया हमारे टोटल वर्ल्ड एरिया का 2.4% है. टोटल वर्ल्ड एरिया का कितना है? 2.4% है. द 2011 सेंसस डेटा रिवील दैट उत्तर प्रदेश with a population size of 199 million is the most populous state. उत्तर प्रदेश जो है उसका 199 मिलियन है पॉपुलेशन और मोस्ट पॉपुलस स्टेट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेटा. उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन. यूपी 16% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन है. ऑन द अदर हैंड द हिमालयन स्टेट ऑफ सिक्किम हैज ए पॉपुलेशन ऑफ जस्ट अबाउट 0.6 मिलियन and Lakshadweep has only 64,429 people. लक्षद्वीप में मात्र 64,000 लोग रह रहे हैं. और यूपी जो है 199 मिलियन के साथ पूरे कंट्री का कितना परसेंट है? 16% है. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन जो है, जो भारत का आधा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वह लिव्स इन जस्ट 5 स्टेट, 5 स्टेट में रह रहा है. जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया. क्या क्या हो गया? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश. यूपी, बिहार तो हो गया, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश. राजस्थान द बिगेस्ट स्टेट इन द टर्म ऑफ एरिया. राजस्थान जो है बिगेस्ट स्टेट है टर्म ऑफ, अगर एरिया के टर्म में देखा जाए, हैज ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. ठीक, कितना है? ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. अदर स्टेट एंड यूटी देख लीजिए, यहाँ यूपी देख लीजिए 16% है, महाराष्ट्र 9%, बिहार भी 9%, वेस्ट बंगाल भी 8%, आंध्र प्रदेश कितना है? 7%. ठीक, बिहार 9%, महाराष्ट्र 9%, यूपी 16%. मैक्सिमम किसका है? उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के बाद फिर है महाराष्ट्र और बिहार, ऑलमोस्ट सेम ही है. फिर है वेस्ट बंगाल और इसके बाद है आंध्र प्रदेश. इंडियाज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी. पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स ए बेटर पिक्चर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका क्लियर पिक्चर हम लोग को मिलेगा पॉपुलेशन डेंसिटी में. पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है?
Number of persons per unit area. India is one of the most densely populated countries of the world. द पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया का 2011 के हिसाब से 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटीज वेरी फ्रॉम 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार टू ओनली 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। डेंसिटी कितना वेरी कर रहा है? कहाँ बिहार में 1102 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, वही अरुणाचल में 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन है। और अगर पूरे इंडिया में एवरेज देखा जाए तो 382 है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। रग्ड टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पार्स पॉपुलेशन इन दिस एरियाज। तो जहाँ का टेरेन सही नहीं है, उबड़ खाबड़ है ज़्यादा, क्लाइमेटिक कंडीशन अनफेवरेबल है, तो वहाँ पे तो कम लोग रहेंगे ही। असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स हैव moderate population densities. Hilly, dissected and rocky nature of the terrain, moderate to low rainfall, shallow and less fertile soil have influenced population densities in this area. तो ये है जहाँ पे रॉकी नेचर है टेरेन का, जहाँ पे मॉडरेट से लेकर लो रेनफॉल हो रहा है, जहाँ लेस फर्टाइल सॉइल है वहाँ क्या होगा? कम होगा पॉपुलेशन। द नॉर्दर्न प्लेन एंड केरला इन द साउथ हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बिकॉज ऑफ द फ्लैट प्लेन विथ फर्टाइल सॉइल एंड अबंडेंट रेनफॉल। नॉर्दर्न प्लेन और केरला में देखिए ज़्यादा है पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ का जो प्लेन है फ्लैट है, फर्टाइल सॉइल है, वहाँ अबंडेंट रेनफॉल है। तो यही सब है। फिर आगे आपको पॉपुलेशन ग्रोथ दिया हुआ है कि क्या क्या है, नंबर ऑफ टेबल है 1981 का। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज देख लीजिए। 3 मेन प्रोसेस है, 3 मेन प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। तो वही है बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, यही 3 जो है इफेक्ट करेगा। तो अगर ये ऑप्शन में आ गया कि व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ, तो बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। माइग्रेशन भी याद रखना है। बर्थ रेट, डेथ रेट तो ऐसे भी होगा। द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अगर बोलेगा नेचुरल इंक्रीज इन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, तो नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन सिंपल बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस है वही हो जाएगा नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। बर्थ रेट का डेफिनेशन बस याद रखिए कि इट इज़ नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। पर 100 नहीं होगा, पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। फिर डेथ रेट हो जाएगा कि डेथ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर, और दोनों इन ए ईयर है, बर्थ रेट और डेथ रेट। सिंस 1981 बर्थ रेट हैव also started declining gradually, resulting in a gradual decline in the rate of population growth। तो 1981 के बाद क्या हो रहा है? बर्थ रेट हैव also started declining, resulting in a gradual decline in the rate of population growth। क्या हुआ इसका मीनिंग? तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से वही है कि 1981 के बाद बर्थ रेट जो है डिक्लाइन कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े? बर्थ रेट का मीनिंग क्या है? बर्थ रेट सिंपल है कि लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर, मतलब कि प्रत्येक 1000 व्यक्ति में जितना व्यक्ति जिंदा रह गया, जितना ही बर्थ हुआ जिसमें जितना जिंदा रह गया 1000 में, तो वही आपका बर्थ रेट है। तो अगर यह डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है मतलब क्या हो रहा है कि कम लोग जिंदा रह पा रहे हैं, लाइव जो लोग हैं उनकी संख्या कम हो रही है। तो चूँकि कम हो रही है, डिक्लाइन कर रही है, तो इसे क्या होगा कि ग्रेजुएशन जो है, रेट जो है पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लेकिन किस हिसाब से दिया हुआ है पता नहीं। 1981 के बाद अब तो और टेक्नोलॉजी आया ना। माइग्रेशन भी एक फैक्टर है, 3 फैक्टर हम लोग पढ़े थे। अब माइग्रेशन क्या है? इट इज मूवमेंट ऑफ पीपुल अक्रॉस रीजन एंड टेरिटरी। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल,
विद इन द कंट्री और इंटरनेशनल बिटवीन द कंट्रीज। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ population within the region within the nation। माइग्रेशन एडोलेसेंट पॉपुलेशन में आई है। क्या है भाई एडोलेसेंट पॉपुलेशन? द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन। इट कंस्टिट्यूट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो भारत का 1/5वां भाग क्या है? यूथ है। एडोलेसेंट्स आर जनरली ग्रुप्ड इन द एज ग्रुप 10 to 19। मतलब यूथ क्या है साला? यूथ किड ही है, 10 से लेकर 19 साल का है, लेकिन हाईली एनर्जेटिक है। 1/5 20% हो गया। दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। सबसे हमारे इम्पोर्टेंट रिसोर्स यही लोग हैं। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडोलेसेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट। पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डिफिशियंसी एंड stunted growth, but in India the diet available to the adolescents is inadequate in all nutrients. A huge number of adolescent girls suffer from anemia. Their problem have so far not received adequate attention in the process of development। वही सब है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या कहता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लेके आई थी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इनिशिएट की थी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में। द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज साउट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस। फिर आए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब आया? 2000 में। द NPP 2000 प्रोवाइड ए पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसमें इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन up to 14 years of age, reducing infant mortality rate to below 30 per 1000 live birth, reducing infant mortality rate to below 30 per 1000 live birth, achieving universal immunization of children against all vaccine preventable disease, promoting delayed marriage for girls and making family welfare a people-centered program। Only Bangladesh and Japan have higher average population density than India। मतलब बांग्लादेश और जापान का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह इंडिया से भी ज़्यादा है। सेंसस ए सेंसस इज एन ऑफिशियल इन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन डन पीरियडिकली इन इंडिया। द फर्स्ट सेंसस इंडिया में कब हुआ था? 1872 में। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हाउएवर वाज टेकन इन द ईयर 1881। शुरुआत हुआ था 1872 में, लेकिन अगर बोले कि कंप्लीट सेंसस कब हुआ तो 1881 में जो है कंप्लीट सेंसस हुआ। सिंस देन सेंससेस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10th ईयर। द इंडियन सेंसस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सही है। तो माइग्रेशन डज नॉट इफेक्ट द कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। तो इसको क्या बोलेंगे? गलत बोल देंगे, क्योंकि माइग्रेशन में क्लियर नहीं बताया है कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। अगर इंटरनल रहता तो नहीं होता, लेकिन एक्सटर्नल अगर रहता तो उसे इफेक्ट पड़ जाता। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। सही है। In India, most migrations have been from rural to urban because of the push factor in rural areas। तो ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एडोलेसेंट्स इन इंडिया आर ग्रुप्ड इन द एज ग्रुप फ्रॉम 11 to 16। तो ये गलत ना हो गया? कितना था? 10 to 19। 10 to 19 ईयर्स हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड ए कम्प्रीहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1974। सही है कि गलत है? पूरा का पूरा गलती हो जाएगा ना।
कम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हुआ था तुम्हारा, अभी हम लोग पढ़े ना, फैमिली वेलफेयर फैमिली प्लानिंग 1952 में ही शुरू हो गया था, और ये कितना बोल रहा है 1974, तो 1952 हो जाएगा। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 ईस्वी में जो आया, प्रोवाइड फॉर रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक ना। इसमें क्या टारगेट रखा गया, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में, फॉर रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइफ। ये तो बिल्कुल सही है। एनपीपी यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आया कब, 2000 ईस्वी में। इसमें डिसाइड किया गया कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है उसको 30 से भी कम करना है। 30 कितना में, प्रत्येक 1000 में, तो उसको 30 से भी कम करना है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को। यह डिसाइड किया गया एनपीपी 2000 में। अब हमारा क्लास 10 शुरू होगा। क्लास 10 है चैप्टर 1 का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ठीक। तो इसको कर लेंगे 2 भाग में, थोड़ा सा आज कर लेंगे, थोड़ा कल कर लेंगे। पहला चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस इनकम्पास एवरीथिंग अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट दैट कैन फुलफिल नीड, ठीक, प्रोवाइडेड दे आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। मतलब अगर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली वायेबल है और कल्चरली भी एक्सेप्टेड अगर है कोई चीज़, और हमारा अगर नीड कोई फुलफ़िल कर रहा है, तो उस केस में उस चीज़ को हम लोग क्या मानेंगे, वो चीज़ हमारा किसी की कैटेगरी में आ जाएगा, रिसोर्सेस की कैटेगरी में आ जाएगा। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस इन्वॉल्व एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। Human being interact with nature using technology and establish institutions to enhance economic progress. फिजिकल इन्वायरमेंट है, देखिए यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, हमारे सेंटर में कौन रहेगा, जिसने सबको बर्बाद किया है, तो ये ह्यूमन बीइंग हमारा। और इसके ऊपर देखिए इधर नेचर है, इधर टेक्नोलॉजी है और इधर इंस्टीट्यूशन है। अभी तीनों पे इंटरडिपेंडेंट है, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ये तीनों जो है एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। रिसोर्सेस बियॉन्ड नेचर्स गिफ्ट, रिसोर्सेज बियॉन्ड नेचर्स गिफ्ट। रिसोर्सेज आर नॉट इनेट गिफ्ट ऑफ नेचर, दे आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक। ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग स्वयं अपने आप में ही एक रिसोर्स है। Human being play a vital role in converting materials in the environment into resources for utilization. इंसान का क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ में, जो मटेरियल है उसको कन्वर्ट करने में, जो मटेरियल जिसको रिसोर्स है उसको यूजेबल बनाने के लिए जो कन्वर्जन होगा, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, ह्यूमन बीइंग का है। ह्यूमन बीइंग किसका है, उसमें हेल्प लेगा टेक्नोलॉजी का, इंस्टीट्यूशन का, तब जाके जो रिसोर्स है उसको यूज कर पाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा यही रिसोर्सेस क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग ओरिजिन के बेसिस पे देखेंगे तो रिसोर्स जो है 2 प्रकार का है, बायोटिक और दोनों बायोटिक, एक हो जाएगा बायोटिक, हो जाएगा एक हो जाएगा आपका ए बायोटिक, ठीक। बायोटिक क्या होगा, बायोटिक होगा लिविंग, और ए बायोटिक क्या होगा, ए बायोटिक हो जाएगा नॉन लिविंग। फिर अगर हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, तो एग्जॉस्टेबिलिटी में क्या हो जाएगा, जो खत्म, मतलब एग्जॉस्ट मतलब क्या, जो खत्म हो रहा है, यूज बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज बोल दो एग्जॉस्टेबिलिटी का मतलब हुआ, तो उस पर अगर देखेंगे तो एक हो जाएगा रिन्यूएबल और एक हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल। अगर हम लोग देखेंगे मालिकाना हक यानी कि ऑनरशिप के बेसिस पे, तो एक होगा इंडिविजुअल, एक होगा कम्युनिटी, एक होगा नेशनल और एक होगा इंटरनेशनल।
क्या क्या हो जाएगा, ओनरशिप में एक हो जाएगा इंडिविजुअल, एक हो जाएगा कम्युनिटी, एक हो जाएगा नेशनल और एक हो जाएगा इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्टेटस अगर देखेंगे तो डेवलपमेंट स्टेटस के बेसिस पे हो जाएगा पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व। डेवलपमेंट स्टेटस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक और रिजर्व। रिसोर्स में देखिए यहाँ पे भी क्लासीफाई किया है, इसको भी देखिए एक। तो पहले किसकी चीज़ में किया, नेचुरल में और ह्यूमन में। नेचुरल में ह्यूमन है मतलब मैन मेड समझो। अब नेचुरल में भी क्या किया, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। और इधर रिन्यूएबल जो है उसमें आ गया कंटिन्यूअस और फ्लो, एग्जाम्पल विंड, वाटर। रिन्यूएबल में भी एक आ गया कंटिन्यूअस और एक आ गया बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में आ गया नेचुरल और वाइल्ड लाइफ। नेचुरल में आ गया वेजिटेशन और फॉरेस्ट। और इधर अगर जाएंगे हम लोग तो इधर है ह्यूमन यानी कि मैन मेड। इसमें हो गया, एक हो गया स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और एक हो गया क्वालिटी एंड क्वांटिटी। नेचुरल में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल का देख लिया। और नॉन रिन्यूएबल का क्या होगा, तो नॉन रिन्यूएबल का हो जाएगा रिसाइकेबल, जैसे मेटल हो गया। और फिर आ जाएगा नॉन रिसाइकेबल, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया। तो ये रहा हमारा ब्रॉड पिक्चर, नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल फिर डिवाइड होगा दो पार्ट में, कंटिन्यूअस और फ्लो, जैसे विंड और वाटर। और फिर रिन्यूएबल में एक और पार्ट हो गया बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में क्या होगा, नेचुरल वेजिटेशन जैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हो जाएगा। और नॉन रिन्यूएबल में दो प्रकार, रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल में मेटल हो जाएगा और नॉन रिसाइकेबल में फॉसिल फ्यूल हो जाएगा। तो अब है यहाँ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या है भाई, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्सेज किस चीज़ के लिए वाइटल है, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरत है, ठीक ना। चैलेंज देख लो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि चैलेंज क्या है। चैलेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम इनडिस्क्रिमिनेट रिसोर्स यूज। अगर रिसोर्स का यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करने लगेंगे, इसका बहुत ज़्यादा दोहन होगा, तो उससे क्या क्या चैलेंज आएगा। तो पहला आएगा डिप्लेशन। डिप्लीशन मतलब क्या हुआ, डिप्लीशन का मतलब वो होता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द ग्रीड। ग्रीड का बात हो रहा है, नीड का बात नहीं हो रहा है, ग्रीड, लालच ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। फिर है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी का मतलब हुआ एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ए फ्यू हैंड्स, क्रिएटिंग सोसाइटियल डिविजन्स बिटवीन रिच एंड पुअर। इनइक्वालिटी क्या हुआ, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन ए फ्यू हैंड्स। इनइक्वालिटी हो गया, कुछ ही लोगों के पास है, जिससे सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट होगा रिच और पुअर का। फिर आता है इकोलॉजिकल क्राइसिस। फिर आता है इकोलॉजिकल क्राइसिस, इनडिस्क्रिमिनेट रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, पॉपुलेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अच्छा, पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। इकोलॉजिकल क्राइसिस यानी कि जो इकोसिस्टम है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी आ जाए, तो ये किसके वजह से होगा, ओवर यूज से होगा। ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, पॉल्यूशन होगा और लैंड डिग्रेडेशन होगा, इनइक्वालिटी होगा और डिप्लीशन होगा। तो ये तीन चैलेंज होता है, किसके वजह से, तीन चैलेंज होगा आपका इनडिस्क्रिमिनेट रिसोर्स यूज करने से। फिर है हमारा इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन
इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइटल फॉर सस्टेनिंग ए हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है इज वाइटल फॉर सस्टेनिंग ए हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रमोटिंग ग्लोबल हार्मनी। करेंट ट्रेंड वही सब चीज़ें हटाइए। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब है हमारा रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या है भाई? तो डाइवर्स रिसोर्स अवेलेबिलिटी, डाइवर्स रिसोर्स अवेलेबिलिटी प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। प्लानिंग जो है एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो वाइडली एक्सेप्टेड है। लोग बोलते हैं कि प्लानिंग ज़रूरी है अगर हम लोग को जुडिशियस यूज करना है रिसोर्सेज का, और ख़ास करके इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे इनॉर्मस डाइवर्सिटी है। फिर है रिसोर्स डिस्पैरिटीज, सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन रिसोर्स बट लैक अदर्स लीडिंग टू इम्बैलेंस। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स डिस्पैरिटीज, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। यहाँ पे अबंडेंट मिनरल और कोल है लेकिन डिफिशियंट है सम अदर एस्पेक्ट्स में। बताइए झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्या है? मिनरल तो बहुत है और कोयला भी बहुत है, लेकिन बहुत सारा रिसोर्स है जो वहाँ नहीं है। तो अगर हम आपसे पूछें कि वहाँ क्या नहीं है, तो एक रिसोर्स मिला तो दूसरा ले लिया गया। इधर क्या है? मिनरल है, कोल है, माइनिंग हो रहा है, तो फर्टिलिटी नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन भी कम हो रहा होगा। तो कुछ न कुछ रिसोर्स जो है अगर एक ज़्यादा है तो एक कहीं ना कहीं कम है। फिर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है फिर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है रिच इन वाटर, पानी बहुत है लेकिन लैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अरुणाचल प्रदेश में। वैसे ही राजस्थान है, वहाँ पे सोलर है, विंड एनर्जी है, लेकिन क्या नहीं है राजस्थान में? सोलर और विंड एनर्जी दोनों है लेकिन वाटर वहाँ पे कम है। वैसे ही हमारा लद्दाख है, रिच कल्चरल, वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन पानी जो है डिफिशियंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंट है, मिनरल डिफिशियंट है। तो दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। अब देखिए रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री में क्या होगा? तो इट इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाइंग एंड कैटालॉगिंग। मतलब पहले तो आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका कैटालॉग बनाना है रिसोर्सेज का across different region of the country, across different region of the country. This encompasses extensive activities। तो इसके लिए आपको क्या करवाना होगा? इसके लिए आपको सर्वे करवाना होगा, मैपिंग करवाना होगा, ठीक। बोथ क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव तो होगा, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना होगा, मेजरमेंट करना होगा अवेलेबल रिसोर्सेज का। फिर है इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर, द प्रोसेस इंक्लूड डेवलपिंग ए कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग। पूरा एक प्लानिंग फ्रेमवर्क चाहिए, इक्विप्ड विथ सुटेबल टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप टू इफिशियंटली एग्जीक्यूट रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान। इंटीग्रेशन विथ नेशनल डेवलपमेंट, और उसको मैच करना होगा मतलब नेशनल डेवलपमेंट से। यहाँ पे देखिए हिस्टोरिकल एफर्ट में दिया है कि इंडिया परस्यूट ऑफ रिसोर्स प्लानिंग डेट्स बैक टू इट्स इनॉग्रल, यानी कि पहला जो हमारा 5 ईयर प्लान आया था आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, तो वहीं पे हम लोग शुरू में ही रिसोर्स प्लानिंग किए। तो इतना इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए कि पहला जो 5 ईयर प्लान आया उसमें भी इसको इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश किया गया। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको मालूम है।
डिस्पैरिटीज यही भी पता है। कॉलोनियल इन्फ्लुएंस एक बार देख लीजिए क्या है। तो हिस्टोरिकली कोलोनाइजिंग पावर वे ड्रॉन टू रीजन विथ एबंडेंट रिसोर्स। तो कॉलोनी वाला जो पावर था, कोलोनाइजिंग पावर था, वहीं पे जाता था जहाँ पे उनको मालूम था कि एबंडेंट रिसोर्स है। एडवांस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड दीज पावर्स। इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया था तो एक्सप्लॉइट बहुत किया रिसोर्स को। फिर है टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल रिक्विजिट्स। अगर हम लोग को इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन चाहिए तो हम लोग को टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस को मिला के चलना होगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच, यही सब है। फिर है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स क्या है? तो इसमें कि कंजर्व करना है भाई। यहाँ गांधी जी जैसे बोल रहे हैं कि वाज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग इज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन। उनका स्टेटमेंट है कि देयर इज एनफ फॉर एवरीबडी नीड एंड नॉट फॉर एनी बडीज ग्रीड। तो वही है कि उसको यूज करना है ढंग से। अब ये लैंड रिसोर्स, तो यहाँ से कल किया जाएगा क्या? लैंड रिसोर्स, लैंड यूटिलाइजेशन, इसके बाद इसको किया जाएगा